हमारे समाज का ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि जब लड़की शादी के एज तक आती है, उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाते हैं, उसकी शादी कर दी जाती है, तो कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के बाद अपनी गृहस्थ जीवन को अच्छे से नहीं चला पाती हैं। कारण ये होता है कि ससुराल में ताने दिए जाते हैं, कई बार दहेज का लालच होता है, कई बार इंसान का रवैया अच्छा नहीं होता है ससुराल पक्ष का, जिसकी वजह से वो लड़की घुटती चली जाती है। और कई तो ऐसे भी मामले आते हैं जिनमें जो लड़कियां शादी करके नए परिवार में अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थी, वो एडजस्ट करते करते इस दुनिया से ही चली जाती है। उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके जीवन लीला को ख़त्म कर दिया जाता है। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कुछ ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की की शादी तो होती है, उसकी मौत भी होती है शादी के बाद, लेकिन मौत के बाद किस तरह से उसके मौत का राज खुलता है, किस तरह से वो लड़की की आत्मा खुद कोर्ट में यानी अदालत के अंदर गवाही देती है और एक मुजरिम को पकड़वाने में, सजा दिलाने में मदद करती है, वो अपने आप में एक बहुत अनोखी कहानी है। ये रियल घटना से आधारित जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या कहानी के अंत में कुछ ऐसा भी हो सकता है और क्या ये सच्चाई भी है जिसे कोर्ट ने ही नहीं जज ने भी माना था। तो आज की कहानी के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था वो पूरा वाकया। को ले चलती हूँ लगभग 130 साल पहले। 130 साल पहले जो साल था वो 1896 का था। जगह अमेरिका का वर्जीनिया था। यहाँ पे एक जगह पड़ता है जिसे कहते हैं ग्रीन बियर काउंटी। ग्रीन बियर काउंटी में एक लड़की रहा करती थी जो कि 23 साल की थी, जिसका नाम था अल्वा जोना। अल्वा जोना देखने में बेहद खूबसूरत थी, काफी तेज तरार थी और बहुत ही अच्छे से अपने जिंदगी को आगे चलाने में सक्षम थी, क्योंकि एजुकेटेड थी, काम भी कर रही थी और माँ की इकलौती बेटी थी। अब जो अल्वा होती है वो धीरे धीरे आगे अपने उम्र के पड़ाव को पार करती जा रही थी और ऐसे में ही 1896 में अक्टूबर के महीने में उसकी मुलाकात होती है अरास्मस नाम के एक लड़के से। अरास्मस देखने में बहुत खूबसूरत था, काफी ज्यादा प्रभावशाली, उसका पूरा ही हुलिया, उसका पहनावा, उड़ावा और चलने बात करने का जो ढंग था वो काफी आकर्षित लगता था। और एल्वा जो है वो धीरे धीरे अरास्मस की तरफ आकर्षित होती चली जा रही थी। लगभग अक्टूबर का महीना था, साल 1896 का था। अक्टूबर में वो दोनों मिलते हैं, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और एल्वा एक दिन अपनी माँ को कहती है कि वो अरास्मस से शादी करना चाहती है। लड़का और लड़की दोनों के ही परिवार वालों की रजामंदी ली जाती है, दोनों ही सहमत थे उन दोनों के रिश्तों से, क्योंकि दोनों ही काबिल थे, दोनों ही अपने पैरों पे खड़े थे। इस वजह से एल्वा की शादी जो है अरास्मस से करा दी जाती है। जब एल्वा की शादी अरास्मस से करा दी जाती है, एल्वा की खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है, उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है और वो खुशी खुशी नए जीवन को अपनाती है और शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। एल्वा की ये जो खुशी थी वो ज्यादा दिन की नहीं थी, इस खुशी को नजर लगने वाली थी और एल्वा की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ ही महीने होते हैं, पता चलता है कि एल्वा प्रेग्नेंट भी हो गई है। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के भी वो काफी खुश रहा करती थी, अपने माँ से शेयर करती थी, काफी सारी बातें अपने माँ को बताया भी करती थी। लेकिन अचानक से अजीब सी एल्वा के व्यवहार में बदलाव भी देखा जाने लगा। समय के साथ वो रूखी रूखी सी रहने लगी, परेशान सी रहने लगी। माँ को भी लगता था कि एल्वा जो है कोई ना कोई परेशानी से गुजर रही है, लेकिन माँ कभी पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी वो किसी के सामने जाती थी तो एल्वा और अरास्मस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल ही लगते थे। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि यही एल्वा जिसने अपनी मर्जी से शादी की है, जिसने लव मैरिज किया है, वो एक दिन अचानक से 7 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी
दुनिया को छोड़ देगी। 23 जनवरी 1897 को एल्वा की अचानक से डेथ हो जाती है। जैसे ही उसकी डेथ की खबर उसकी माँ को पहुंचाई जाती है, साथ ही उसके रिश्तेदारों को पता चलता है, तो लोगों का जमावड़ा जो था वो अरास्मस के घर पे होना शुरू हो जाता है। सारे ही लोग आ रहे थे, रिश्तेदार आ रहे थे, पड़ोसियों को पता चलता है, उन्होंने भी भीड़ लगा लिया। और वहां पे जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो अरास्मस का जो हाल था उस समय, उसे देखकर हर कोई हैरान था। वो खूब रो रहा था, एल्वा को देख देख कर चीख पुकार मचाता था, उसके गले लिपट लिपट कर रोता था। हर कोई उसे समझा रहा था, ये कोशिश की जा रही थी कि अरास्मस जो है अपने आप को संभाले, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि 7 महीने का बच्चा जो अरास्मस का था, उसकी जो पसंदीदा पत्नी लड़की थी, वो अब उसके जीवन में नहीं है, तो कितना बड़ा पहाड़ उसके सर पे टूट पड़ा है। इस वजह से लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अरास्मस रोए चले जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब लोगों ने पूछा कि जो एल्वा है उसकी डेथ हुई तो हुई कैसे, तो अरास्मस ने ये बताया कि वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और किसी भी तरह से उसका पैर मुड़ा और वो नीचे आ गिरी, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको चोट लगी। क्योंकि एल्वा जो है उसकी बॉडी जब पड़ोसियों के द्वारा देखी गई थी पहली बार, तो वो सीढ़ियों के नीचे ही पड़ी हुई मिली थी। इसके बाद परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, सभी ने अरास्मस को संभाला। और इधर एल्वा जो थी वो जिस समूह से बिलोंग करती थी, उसमें जो रिचुअल्स थे, जैसे कि कब्रिस्तान में ले जाकर के बॉडी को दफनाने का, वो काम भी शुरू किया। और एल्वा की जो बॉडी है उसे कब्रिस्तान में दफना भी दिया गया कुछ ही घंटों के बाद। इसके बाद ये मामला, ये पूरी कहानी जो है यहीं खत्म होती हुई दिखाई देने लगी। सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, एल्वा की माँ भी जो थी वो अपने लाइफ में वापस चले गए। वो अपने घर पे रहने लगे, जो उनका काम था वो करते थे, और ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन एल्वा की माँ बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी एक ही लड़की थी और वो भी अब इस दुनिया में थी नहीं, तो बराबर ही वो उदास रहा करती थी। जिस घर में वो रहती थी वहाँ पे एल्वा की बहुत ज़्यादा यादें थी, और उसी यादों के साथ उसकी माँ आगे बढ़ती चली जा रही थी। इधर एल्वा को मरे हुए 1 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, और उधर जो एल्वा की माँ है वो जब रात के समय अपने कमरे में सो रही थी, तो एक दिन अचानक से उसे एक परछाई दिखाई देती है। वो परछाई ऐसी थी कि पहचाना नहीं जा रहा था किसकी है, पर वो एक महिला की परछाई थी, और उससे आवाज भी आ रही थी, माँ माँ मैं हूँ। ये सुनकर एल्वा की माँ को बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या उनका कोई भ्रम है, कोई सपना है, या कोई सच्चाई है। वो समझने में बहुत ही असमर्थ थी, लेकिन वो एहसास उन्हें बार बार हो रहा था कि कोई ना कोई उनके कमरे में उनके अलावा भी है। वो परछाई से बात करना चाहती थी, पूछना भी चाहती थी वो कौन है, लेकिन पहली बार में उन्हें बहुत डर लगता है। वो सीधे सुबह उठती हैं, फिर कुछ लोगों को ये बात बताती हैं, कुछ पड़ोसियों को, कुछ रिश्तेदारों को। जब ये बात साझा करती है तो सभी ये कहते हैं कि उनकी इकलौती बेटी के जाने का जो सदमा है उन्हें काफ़ी ज़्यादा लगा है, जिस वजह से वो उससे एल्वा से दूर नहीं हट पा रही हैं। उसकी यादें उन्हें परेशान करती है, जिस वजह से ऐसी सोच उनके दिमाग को घड़ कर रही है, और वो बार बार अपनी बेटी के एहसास में जो है परेशान रहती हैं। लेकिन एल्वा की माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मेंटली फिट थी, सारे काम करती थी। ऐसा भी नहीं था कि वो एल्वा को लेकर के कुछ गलत भावनाएं रखती थी, कुछ गलत चीज़ें सोचती थी, या फिर उन्हें शक हो, डाउट हो कि उनकी बेटी जो है उसके साथ कुछ हुआ भी है, क्योंकि सब कुछ काफ़ी सामान्य था उस दिन, जिस दिन एल्वा की डेथ हुई थी, उसको जिस दिन दफनाया गया था। अब वो दूसरा दिन आता है, एल्वा की माँ फिर से सोने जाती है, और फिर से उनके साथ सेम ही वही घटना होती है। उन्हें वही परछाई दिखाई देती है, वही आवाज़ें सुनाई देती है जो उनकी बेटी की जैसी आवाज़ थी, और फिर से माँ माँ मैं हूँ ऐसा करके कोई उन्हें पुकार रहा था। ये सिलसिला लगातार 4 से 5 दिन चलता है, और इसके बाद एल्वा की माँ को लगता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। 4 से 5 दिन जब बीत जाते हैं उनको उसी घर में रहते हुए, वो सभी को बताने की भी कोशिश कर रही थी उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हर कोई उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मानसिक रूप से परेशान हो, बीमार हो, कहीं घूम कर आओ, अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, वरना तुम और भी ज़्यादा परेशानी में पड़ सकती हो, तुम्हारा हेल्थ खराब हो सकता है। लेकिन एल्वा की माँ को विश्वास था कि हो ना हो ये उनकी बेटी एल्वा की ही आवाज़ है।
एक दिन वो अपने कमरे में सो रही थी और सोते सोते उन्हें एक सपना आता है और सपना कब सच्चाई में बदल जाता है उनको ये आभास भी नहीं होता है। सोते सोते उन्हें लगता है कि उनकी बेटी उनके पास आई है और आने के बाद वो अपनी माँ से मदद मांग रही है। वो बोल रही है कि माँ मेरी मदद करो, मेरे कातिल को पकड़ने में मेरी मदद करो। माँ जब घबराहट के मारे उठती है तो उनकी आंखें चौंधी आ जाती है। सामने जो एहसास था वो बिल्कुल ही अलग था। उनकी बेटी उन्हें दिखाई दे रही थी और वो उनसे मदद मांग रही थी। जब एल्वा की माँ पूछती है कि आखिर बात है तो क्या है और इतने दिनों से वो क्या मदद मांगना चाह रही है, वो क्या बताना चाह रही है, तब जा कर के वो बताती है, यानी एल्वा की आत्मा बताती है कि उसकी जो डेथ है, उसकी जो मौत है वो नेचुरल नहीं है, उसे मारा गया है। माँ पूछती है तुम्हें किसने मारा है, तब वो बताती है कि मुझे मेरे पति ने ही मारा है जिसका नाम अरास्मस होता है। अब माँ ये मानने को तैयार नहीं होती है कि अरास्मस जो इतना नॉर्मल सा प्यार करने वाला इंसान उनकी बेटी से दिखाई देता है, वो कैसे उनकी बेटी के का कातिल हो सकता है। अब जो एल्वा होती है वो बताना शुरू करती है कि माँ जिस दिन मेरी मौत हुई थी उस दिन ये कोई नेचुरल या गिरने से मेरी डेथ नहीं हुई थी, मेरी लड़ाई हुई थी मेरे पति के साथ। जब कारण वो बताती है तो उसकी माँ भी सुनकर हैरान रह जाती है। एल्वा कहती है कि मेरा पति अरास्मस जब मुझसे शादी कर रहा था या कर चुका था, उससे पहले भी उसने 2 लड़कियों से शादी की थी और 2 शादियां करने के बाद उसने जब तीसरी शादी मुझसे की, शादी के कुछ दिनों तक तो एल्वा को कुछ भी पता नहीं चला। शादी बहुत अच्छे से वो निभा रही थी, घर संभाल रही थी, लेकिन अचानक से जब उसे पता चलता है कि पहले भी उसके पति की शादी हो चुकी है, तो इस बात को लेकर के जब वो अपने पति से पूछताछ शुरू करती है तो दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा कुछ महीने तक चलता है। बार बार जो धोखा मिला था एल्वा को अपने पति से, वो उससे पूछताछ किया करती थी। वो परेशान सी रहने लगी। वो अपने पति को अरास्मस को कहने लगी कि उसने पहले ऐसा हुआ है उसके साथ क्यों नहीं बताया, उसकी लाइफ क्यों खराब कर दी। लेकिन अरास्मस जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करके बातों को सल्टा लिया करता था। लेकिन अचानक से 23 तारीख के दिन, जिस दिन एल्वा की मौत हुई थी, उस दिन अरास्मस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब था। अरास्मस घर आता है तो एल्वा से फिर से उसी एक बात को लेकर के बहस छिड़ जाती है। दोनों के बीच लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अरास्मस अब एल्वा का गला दबाना शुरू कर देता है। गला इतना ज़ोर से पकड़ा गया था कि गले पे निशान भी बना और इधर निशान के साथ साथ गले की हड्डी भी टूट रही थी और सांसें भी थम रही थी। एल्वा की जब मौत हो जाती है उसके बाद इस पूरे ही हत्या को एक साजिश के तहत छुपाने की अरास्मस कोशिश करता है। वो सबसे पहले एल्वा के कपड़े बदल देता है और उसे हाई नेक गाउन पहना देता है। इसके बाद उसकी बॉडी को धक्का दे करके सीढ़ियों से नीचे पटक देता है ताकि सभी देखने वाले लोगों को लगे कि उसकी मौत सामान्य तरीके से गिरने से हुई है, और होता भी यही है। माँ ये मानने को तैयार नहीं थी कि अरास्मस जो है एल्वा का ही कातिल है, लेकिन एल्वा ने बताया माँ को, बार बार ये समझाया कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो आप मेरे गले की हड्डी की जांच करवा सकती हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि मेरे गले की हड्डी टूटी है या नहीं, मेरा दम घुटने से मौत हुआ है या नहीं, और ये पूरी जानकारी जो है वो आपको साक्ष्य के साथ मिल जाएगी। फिर एल्वा की माँ ने पूछा कि अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है, तुम्हारे गले की हड्डी टूटी है, तुम्हारी सांस रुकी है, तो डॉक्टर को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि अरास्मस ने डॉक्टर को भी बुलाया था एल्वा की जांच के लिए जब वो गिरी पड़ी थी। तब फिर एल्वा ने बताया कि डॉक्टर ने इतना ज़्यादा कुछ चेक किया ही नहीं, उसने बस नब्ज टटोली और उसने लिख दिया कि मेरी जो डेथ है वो गिरने से हुई है। अब इसके बाद एल्वा की माँ जो है उसके दिमाग में अब ये सारी बातें जब बेटी के द्वारा पूरी बताई गई आ जाती है, तब वो निश्चय करती है कि सुबह ही उठेगी और ये सारी बात सबसे पहले वकील से बताएगी। उनके पास में ही एक पहचान का वकील रहता था। सुबह होता है, एल्वा की माँ सीधे उस वकील के पास जाती है, वकील से ये सारी बातें बताती है कि 1 सप्ताह से उनकी बेटी उनके पास आती है, ये सारी बातें बताती है और उसका कातिल और कोई नहीं, उसका खुद का पति अरास्मस है। तब जाकर वकील जो है सबसे पहले तो विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब दोनों के बीच में बहस हो जाती है तब वकील कहता है कि आखिर हम इसे साबित कैसे करेंगे अदालत में, क्योंकि अदालत साक्ष्यों पे चलती है। अदालत ऐसी कोई भी अदृश्य शक्तियों पे विश्वास नहीं करती है जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है।
प्रेत, आत्माएं, बाधाएं, भूत, ये सारी चीज़ जो हैं वो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती हैं, इनके कोई साक्ष्य नहीं है। तो ऐसी चीज़ों की गवाही कोर्ट में अमान्य होगी और हमारा केस कैसे आगे बढ़ेगा, हम कातिल को कैसे पकड़ सकेंगे। तब उनकी माँ बताती है कि क्यों ना हम डॉक्टर से भी संपर्क करें जिसने जो एल्वा है उसकी डेथ की पूरी रिपोर्ट बनाई थी। अब एल्वा की माँ मेरी कैन, जो मेरी होती है, वो उस वकील के साथ सीधे उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने जांच किया था एल्वा की बॉडी को देख करके बताया था कि उसकी मौत हो चुकी है। अब जब उस डॉक्टर के पास एल्वा की माँ जाती है वकील के साथ, तो डॉक्टर पहले तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मामला थोड़ा पुराना हो गया था, अभी कुछ दिन पहले उनकी बेटी की डेथ हुई थी और वो पहचानते थे कि जो एल्वा है उसकी मदर है। तब उसे देखकर थोड़ा तो डॉक्टर को अटपटा लगता है कि अभी ये क्या पूछने उनसे आए हैं, क्योंकि उन्हें हो ना हो कुछ ये आभास था कि कुछ सही तो नहीं है। जो डॉक्टर है उनका नाम था डॉक्टर नैप। अब डॉक्टर नैप जो है वो मेरी को जब सामने देखते हैं तुरंत ही जिस चेयर पे बैठे थे वहां पे खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है। मैरी से जब वो मिलते हैं उनके हालचाल पूछते हैं और मैरी फिर वकील के साथ होती है तो वो समझ ही जाते हैं कि हो ना हो कोई ना कोई बात तो जरूर है। फिर जो वकील था वो पूछता है डॉक्टर नैप से कि जब आप मिले थे पहली बार अरास्मस को, उसके घर गए थे, अरास्मस ने दिखाया था एल्वा को, तब आपने कैसे जांच किया था और कैसे ये बताया था कि एल्वा की डेथ हो चुकी है। डॉक्टर ने बड़ी ही सिंपलिसिटी से बताया कि मैंने बस नब्ज चेक की, नब्ज बंद थी और उससे पता चल गया कि जो लड़की है उसकी डेथ हो चुकी है। इस बिहाफ पे उन्होंने रिपोर्ट बना दिया और इस तरीके से उन्होंने चेक किया था। लेकिन फिर डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि आखिर माजरा क्या है और आप लोग इतने दिनों के बाद ये क्वेश्चन क्यों करने आए हैं, क्या आखिर क्या बात है। तब जाकर के जो वकील होता है और मेरी जो माँ होती है वो पूछती है, तब जाकर के डॉक्टर को ये बताया जाता है कि एक्चुअली में जो एल्वा है वो माँ जो उसकी मैरी है उसके सपनों में आती है। ये सारे उसने क्लू दिए हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसकी मौत जो है वो गिरने से नहीं हुई है, उसको मारा गया है, उसकी हत्या हुई है। तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान रह जाती हैं बातें सुनकर, लेकिन डॉक्टर को भी बिलीव नहीं होता है क्योंकि आत्माएं और ऐसी कोई जिन है, कोई शक्ति है जो खुद के मौत की खुद गवाही देगी, वो भी मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। लेकिन फिर जाकर के मेरी उन्हें समझाती है और बताती है कि ये सच्चाई है। आप सोचने की कोशिश करिए कि क्या सच में उस दिन जो है आपने और भी ठीक तरीके से जांच की थी, क्या गले को देखा था, क्या कुछ निशान दिखाई दे रहा था, क्या कुछ आपको अजीब सा लगा। तो डॉक्टर नैप ने बताया कि एक्चुअली उस दिन जो अरास्मस है वो काफ़ी रो रहा था आपकी बेटी की बॉडी से लिपट लिपट कर, और मैंने भी ये देखा कि जब वो गिरने से उसकी डेथ हुई है, वो डेथ हो चुकी है, वो जिंदा है ही नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा लगा भी नहीं अटपटा, एबनॉर्मल, और इस वजह से मैंने कुछ और चेक नहीं किया। थोड़ी तो भूल हुई है डॉक्टर से, लेकिन उन्हें काफ़ी सब कुछ सामान्य लग रहा था। इसके बाद आओ डॉक्टर और वकील और मैरी तीनों मिलकर के ये सोचते हैं कि आखिर आगे किया जाए तो क्या किया जाए। फिर उन्हें समझ में आता है कि अब अदालत जो है वो तो सबूतों पे चलती है, इनके बातों को मानेगी नहीं। अदालत में वो क्या केस जो है फाइल करेंगे। तो फिर डॉक्टर ही उन्हें बताते हैं कि अगर जो कब्रिस्तान है जहाँ पे दफनाई गई है बॉडी, उस बॉडी को निकलवाई जाए तो गले पे इंजरी मार्क से ये पता चल जाएगा कि उसकी डेथ हुई है, उसे मारा गया है। इसके बाद कोर्ट में जो केस होता है उसको फाइल किया जाता है मेरी और वकील के द्वारा। जब बहस छिड़ती है, जब वहाँ पे ज्यूरी बनती है और ये बहस जब छिड़ती है तो ये बड़ी ही अजीब तरीके से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, बहस छिड़ती है। और वो दिन था 22 फरवरी 1987 का, जिस दिन जिस कोर्ट में ये पूरा बहस चल रहा था, वहाँ के जूरी मेंबर्स जो हैं वो सबको सुन रहे थे इन सारी केस की बहसों को। उसके बाद जज और जूरी मेंबर के द्वारा ये फैसला ले लिया जाता है कि अब जो है बॉडी को निकलवाया जाए, क्योंकि इधर मेरी और उनके वकील जो है बहुत अच्छे से बहस कर रहे थे कि हो ना हो अरास्मस ने ही मारा है।
उनकी बेटी को, मैरी के, इसलिए बॉडी को कब्रिस्तान से निकलवाई जाए। और बॉडी कब्रिस्तान से बिना कोर्ट के परमिशन के तो निकल नहीं सकती है, इसलिए परमिशन मिलते ही कोर्ट से बॉडी को जब कब्रिस्तान से निकलवाया जाता है और फिर जाकर के जब डॉक्टर्स चेक करते हैं, डॉक्टर के पैनल, तो पता चलता है कि हाँ, मैरी की गर्दन की जो हड्डी है वो टूटी हुई है, वहाँ पे कुछ निशान भी हैं। और तब जाकर के ये केस जो होता है वो नया रुख, नए रास्ते पे मूव हो जाता है। जो एक मौत सामान्य रूप से बताई जा रही थी वो अब मर्डर केस में तब्दील हो जाती है। 22 जून 1987 से जो कोर्ट का ट्रायल है वो शुरू हो जाता है और विद इन अ मंथ बहुत सारे बहस होते हैं, डेट्स लगते हैं। और इधर अरास्मस का जो वकील था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जज को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो हमेशा ये कहता है कि कोई आत्मा अपनी गवाही कैसे अदालत में दे सकती है, इसको कैसे मान्य किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून बना ही नहीं है अभी तक। लेकिन फिर भी जो बॉडी पे मिले गए साक्ष्य थे वो क्लियर इंडिकेट कर रहे थे कि लड़की की तो हत्या ही हुई है और हत्यारा और कोई नहीं, उसका पति है। बहुत सारी बहस ट्रायल होने के बाद जो जूरी मेंबर थे वो ये फैसला लेते हैं और फिर जब फैसला जब आता है तो जज साहब ये स्वीकार करते हैं कि अरास्मस ही इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है, उसने ही हत्या की है मैरी की बेटी की। और जब ट्रायल खत्म होते हैं तो इसके बाद 11 जुलाई 1987 को एक फैसला सुनाया जाता है और ये फैसला जो है वो पूरे अमेरिका में, वर्जीनिया में फेमस हो जाता है। इस दिन अरास्मस को लाइफ इम्प्रिजमेंट की यानी उम्र कैद की सजा दी गई थी। जब अरास्मस जेल पहुंचता है तब जेल पहुंचने के बाद जिस बैरक में उसको रखा जाता है वहां पे और भी अन्य मुजरिम होते हैं। उन सभी का ये मानना था कि कहीं ना कहीं जो आत्मा जिसने ये पूरा केस सॉल्व किया है, अरास्मस की बीवी, वो यहाँ भी आकर अरास्मस को या उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वो सारे कैदी अरास्मस को मारने का प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन इस प्लानिंग की जो पूरी खबर होती है वो एक उन्हीं के बीच का एक जो कैदी होता है वो जाकर के जेल के अधिकारियों को बताता है और इस वजह से अरास्मस को एक सिंगल बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, लगभग 3 साल बीतते हैं, अरास्मस की तबीयत जेल के अंदर ही खराब होने लगती है और 13 मार्च 1900 को उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से। ये पूरा मामला अमेरिका के वर्जीनिया में इतना फेमस था जिसे एक टाइटल भी दिया गया जिसका नाम रखा गया ग्रीन बियर काउंट्री घोस्ट। एक आत्मा, एक भूत जिसने खुद अदालत में ये गवाही दी, ये सबूत पेश किए कि उसके साथ उस दिन कैसे क्या क्या हुआ था, उसकी मौत, उसकी कत्ल किस तरह से की गई थी। तो आज की ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है। इसके साक्ष्य आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे न्यूज़ के द्वारा भी मिल जाएंगे अगर आप इसे सर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वर्जीनिया का एक इकलौता मामला है जिसकी चर्चाएं लोग आज भी करते हैं। और ये कहानी, ये घटना जो है एक तरह की नजीर है इस पूरे वर्जीनिया क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। यदि आप ऐसी ही सत्य घटनाओं के आधार पे जो कहानियां हैं वो सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर अगली नई कहानी के साथ। तब तक आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को सावधान रखें। धन्यवाद।